चलिए स्टार्ट किया जाए ना। कहाँ तक हो गया था, क्या पढ़ा था? 9th क्लास इतिहास फ्रांसीसी क्रांति अध्याय 1। आज है दूसरा दिन ना। पहला दिन मैप पढ़ाए थे, दूसरा दिन आपको कुछ बताया था इसके बारे में। आज इसके बारे में थोड़ा आगे बताएंगे शॉर्टर रूप में। और कल यानी कल लगभग खत्म हो जाए, कल परसों तक। उसके बाद कहने का मतलब 1-2 क्लास और इसका चलेगा। उसके बाद लिखवाने वाला काम चलेगा। अभी बोर्ड पर से मतलब मान लेते हैं कि जो लिख लिया सो लिख लिया, अभी तो लिखवाए हैं। मैं कुछ नहीं लिखे हैं तो यूट्यूब से भी जाके लिख लेंगे, या तो जाते वक्त हम रोक के लिखवा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अभी फिलहाल ऐसा करते हैं कि इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना। तो चलिए, क्लास कहाँ तक हो गया था इसमें? इसमें आपको पढ़ा दिए थे, ये हो चुका था, ये तो हो चुका था। विद्रोह क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होता है, स्वतंत्रता संग्राम करने के मतलब क्रांति क्या होता है, हो गया था ना। उसके बाद राजतंत्र क्या होता है, राजा के बेटा ही राजा बने तो राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र कहने का मतलब यानी राजा अपने मनमाने करे तो निरंकुश राजतंत्र। उसके बाद था आपको संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र मतलब राजा और कानूनी बुक यानी संविधान दोनों मिलकर अगर कार्य करता है, यानी संविधान के बनाया हुआ यहाँ के बोलिएगा जी वाले, यानी संविधान के बनाया हुआ अगर संविधान के बनाया हुआ अगर ऐसा कुछ रूल यानी बुक अगर है, उस बुक के अनुसार यानी रूल के अनुसार अगर राजा चलता है, सिर्फ राजा हस्ताक्षर के काम करता है और संविधान में जो है नियम लिखा हुआ वही नियम चलते रहेगा, तो उसको बोलते हैं संवैधानिक। और राजा साइन का राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। गणतंत्र कहने का मतलब जनता के द्वारा राष्ट्राध्यक्ष को चुना जाना। जनता के द्वारा अगर राष्ट्राध्यक्ष को चुना जाता है तो उसका कहते हैं गणतंत्र कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताते हैं, समाजवादी कारण। अगर किसी कहीं पे भी क्रांति हो रही है तो उसका क्या कारण हो सकता है? समाजवादी कारण होता है, राजनीतिक कारण हो सकता है, दार्शनिक कारण हो सकता है और आर्थिक कारण होता है। आज समाजवादी में चलते हैं, राजनीतिक में भी चलेंगे, ठीक ना। उसके बाद बात करें समाजवादी कारण, पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे समाजवादी सामाजिक कारण, सामाजिक कारण, समाजवादी बात बोला गया। सामाजिक कारण कहने का मतलब इसका 1789 की जो क्रांति था वो प्राचीन राजतंत्र वहां का था, वो सबसे बड़ा खराब समाज था। राजतंत्र पहले का राजा के अनुसार मतलब पहले के जो राजतंत्र चलते आ रहा था वही राजतंत्र आज भी चल रहा था। खराब समाज क्यों था? क्योंकि वहाँ समाज 3 वर्ग में बटा हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और संस्था था, संस्था का कोई वैल्यू नहीं है, संस्था बहुत दिन से मीटिंग उटिंग नहीं हुआ था। अब मीटिंग उटिंग नहीं होने की वजह से क्या रूल होना चाहिए, क्या कानून होना चाहिए, एक कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजा अपना राज कर रहा है। और बहुत पहले एक बैठक हुआ था, वो बैठक के अनुसार राजा एक टैक्स लगा दिया है, जिसको 2 तरह के टैक्स बताते हैं, टाइथ और टाइद। तो टाइथ मतलब धार्मिक, टाइथ मतलब धार्मिक है, टाइथ मतलब राजा के द्वारा लगाया हुआ टैक्स। देखो आगे आएगा, है ना। टाइथ मतलब राजा लगाएगा और टाइथ था आ गया तो धार्मिक, था आ गया तो धार्मिक। इतना बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के समाज का अगर बात करते हैं, अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से पढ़ा था, यहाँ से नहीं पढ़ा था, नहीं, चलिए बात करते हैं। फ्रांस के अगर समाज की बात करते हैं तो फ्रांस का समाज हम बताते हैं कि फ्रांस का समाज बाबू रे 2 अधिकार के तौर पे, हैसियत के तौर पे कहते ना है कि अगर हम मानते हैं हमारा समाज तो कई एक वर्ग में है। जैसे कुछ अलग जाति के हैं, मतलब अलग अलग जाति के कहें तो, धर्म के कहें तो अलग अलग धर्म है। लेकिन अगर हम हैसियत के बात से कहें तो हैसियत के बात से समाज 2 ही वर्ग का होता है। एक होता है अमीर वर्ग, एक होता है गरीब वर्ग। तो अमीर वर्ग गरीब वर्ग कहने का मतलब कि अगर मान लेते हैं कि जिसको विशेष अधिकार हो, क्या हो, अपना अपना कलम रोक दिया जाए, ठीक ना। जब देखते हो उस समय अच्छा बच जाएगा तो लिख लेना, वीडियो को स्टॉप करके लिख लेना, ठीक है। बाकी जितना लिखा है उतना लिखा है, इतना मौका दिया लिखने का ना। अब एक एकदम सोचिए, जो फास्ट लिखता है वो लिख लेता है, जो लेकिन स्लो लिखता है उसको दिक्कत हो जाता है। तो थोड़ा सा फास्ट चला करो। आगे बढ़ते हैं। अब तो लोग क्या और मौका है कि यहाँ मान लेते हैं कुछ छूट भी जाता है तो जाके यूट्यूब पर भी देख के वहां से नोट कर सकते हैं। मेन यहाँ काम है समझना और अच्छे से समझो, ठीक ना। हम हमेशा बोलते हैं कि दिमाग भरे कोशिश करो, कॉपी नहीं। दिमाग भर गया कॉपी ऑटोमेटिक भर जाएगा, और कॉपियां भरे से कोई फायदा नहीं, अलमारी पर रखे से सरियावे से कोई फायदा नहीं है। हाँ उड़े हैं, ठीक है, उड़ जाओ, बात समझ गया। तो कहने का मतलब कि विशेष अधिकार प्राप्त क्षेत्र और सर्वसाधारण वर्ग। सर्वसाधारण वर्ग क्या है, विशेष अधिकार पे क्या है? विशेष अधिकार कहने का मतलब ऐसे लोग
जिसको एक तरह के विशेष अधिकार दिया गया है। उसको ऐसा अधिकार है कि वो टैक्स नहीं लगेगा, उसको ऐसा अधिकार है कि टैक्स देना तो बहुत दूर की बात है, वो टैक्स ले भी सकता है। बात समझिए, उसको बोलते हैं विशेषाधिकार वाला लोग। और एक होता है जिसको कोई विशेष अधिकार नहीं है, जैसे कहने का मतलब कि सर्वसाधारणवाद, जिसको हम लोग बोलते हैं आम लोग। क्या बोलते हैं? आम लोग। आम लोग क्या है, उसका बेचारा कोई विशेष अधिकार नहीं है। जैसे टैक्स रहेगा तो उसको लगेगा ही, उसके बाद किसी भी तरह का कानून बनेगा तो कानून में टैक्स बढ़ेगा तो उसी पर बढ़ेगा। घटने की तो बात है नहीं, कहीं महंगाई घटता है, टैक्स घटता है? नहीं घटता है। तो कहने का मतलब कि विशेषाधिकार में कौन कौन आता था? तो दो वर्ग आता था। कौन कौन? पहले तो पादरी। पादरी का तो इतना विशेष अधिकार था कि वो टैक्स देने तो बहुत दूर की बात है, वो टैक्स देता भी नहीं था और उल्टा टैक्स लेता भी था। और उस टैक्स को कौन सा नाम दिया था? धार्मिक टैक्स। कौन सा टैक्स? धार्मिक टैक्स। और धार्मिक टैक्स को हम लोग कौन सा टैक्स बोलते हैं? टाइथ था, टाइथ, ठीक ना? कौन सा टैक्स? टाइथ। और टाइथ टैक्स कौन सा टैक्स कहलाता था? धार्मिक टैक्स। और द्वितीय स्टेट के जो लोग थे, जिसमें आता था समंत और कुलीन, समंत और कुलीन। समंत और कुलीन का क्या काम था? समंत था कि टैक्स नहीं देता था, कुलीन भी टैक्स नहीं देता था, ये दोनों एक ही वर्ग से मान के चलो, लेकिन नहीं टैक्स देता था और नहीं टैक्स लेता था। तो समंत को एक अधिकार, मतलब एक विशेषाधिकार यह था कि वो टैक्स से वंचित था, मतलब टैक्स देने का टेंशन नहीं था। अब बात दिक्कत है सर्वसाधारण पर। सर्वसाधारण एक तो बेचारा क्या था कि वो टैक्स भी देता था और दूसरा इसको किसी तरह के कोई वैल्यू भी नहीं था, मतलब कमाए भी यही, सबको खिलाए भी यही और वैल्यू भी नहीं है। तो दूसरी बात कि लगभग आपको 90% के आसपास था, तो और दिक्कत है। बहुत ज्यादा जनता हो, थोड़ा बहुत राजा हो, राजा के आदमी हो, और जनता पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो, तो जनता एक न एक दिन विद्रोह करेगा ही, है ना? और क्रांति का यहाँ से कारण बनते। अब कारण क्या था, मतलब सामाजिक तौर पे कारण क्या बन रहा है, यहाँ समझ में आ रहा है? तो समाज को इतने वर्ग में बांट दिया गया था कि एक को विशेषाधिकार कर दिया और एक को मतलब सर्वसाधारण वर्ग कर दिया। समाज यहाँ से बंटना शुरू हुआ और जैसे समाज यहाँ से बटा तो एक कारण बनते गया, जिसको बोलते हैं सामाजिक कारण। क्या बोलते हैं? सामाजिक कारण। आगे की बात करें, आगे पादरी, देखो आप लोग को लिखवा देने के बाद, समझा देने के बाद, जब दोबारा रिपीट करते हैं तो थोड़ा सा यूट्यूब पर भी डाल देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो कि छूट गया है या ऐसा कुछ है जो कि वहां से भी नोट कर लेंगे, है ना? तो दोबारा कितने मिनट के बनता है? जो हम क्लास आप लोग को 45 मिनट में पढ़ाते हैं वो क्लास तो 15 मिनट में अपलोड कर देते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि पादरी जो था वो कौन सा टैक्स लगाता था? टाइथ टैक्स। कौन सा टैक्स? टाइथ टैक्स। लेकिन फ्रांसीसी जो पादरी टाइथ टैक्स लगाता था। अब टाइथ टैक्स लगाने की वजह से वहां के लोग इस बात से भी नाराज थे कि एक तो राजा टैक्स ले ही रहा है, ऊपर से ये धार्मिक जो गुरुए हैं वो लोग भी टैक्स ले रहे हैं, तो वहां के जनता में और थोड़ा सा असंतोष की भावना जगी। और लेकिन धर्म के प्रति कोई हाल आवाज नहीं उठाता है। देखना, धर्म में अगर बोल दिया जाए कि मान लेते हैं कि हमें लोग के धर्म में, या हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, अगर मान्यता है कि यहाँ पे शंकर भगवान का मूर्ति था, इसके मतलब शंकर भगवान के यहाँ पे थी है, वास है, ये है वो है, और मान्यता है तो है, उसमें आप किंतु परंतु किसी तरह के कोई अथी नहीं कर सकते हैं। तो और दूसरी बात कि लोग देखो, धर्म कोई खराब चीज नहीं है, लोगों का आस्था अगर किसी चीज में है कि नहीं, उसको करने से अगर उसको खुशी मिल रही है, मन का शांति मिलता, अच्छी बात है, करना चाहिए। पूजा करने से क्या तुमको पूजा करने से बहुत बड़ा फल मिल रहा है? नहीं, पूजा करने से मन की शांति मिलता है और पूजा करने से थोड़ा सा मन का जो भटकाव है वो कमता है। इसीलिए हम भी बोलते हैं कि नहा धोआ पूजा किया करो, है ना? और जो जिस धर्म के है, मुस्लिम हो या हिंदू या कोई भी धर्म के हो, अपना आस्था में थोड़ा सा विश्वास रखना चाहिए। पसंद, सब धर्म लगभग समान होता है, ऐसा नहीं कि कोई धर्म तुम्हें सिखाता है कि। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के मेन उद्देश्य क्या था? वहां पे इतना सहते हुए जनता जो क्रांति के बाद पाया, तो क्रांति किस बात के लिए कर रहा था? अगर कोई क्रांति करने के लिए गया तो किस बात पर क्रांति कर रहा था? क्रांति करने का कोई तो उद्देश्य होना चाहिए ना। जैसे कहने के मतलब आप ही अगर हमसे रूठ गए या किसी बात को लेकर नाराज हैं, तो नाराज हैं तो बात का उद्देश्य क्या है?
आपका पर्सनल नहीं होना चाहिए, वो बात हमेशा होना चाहिए स्टूडेंट के हित में, है ना। तो उसी तरह से वहां के जनता जो क्रांति की बात कही, तो क्रांति का उद्देश्य क्या था, उन लोग का मांग क्या था, क्यों क्रांति करना चाहता था। तो लोग को मांग यही था कि ये जो आप कमवा जो किए हुए हैं कि दो गो वर्ग बना दिए हैं, विशेष अधिकार वाला वर्ग और एगो बना दिए हैं आम साधारण लोग, ये वाला जो कंडीशनवा है गलत है। और इसी बात को लेके यहाँ के लोग भड़क गए और भड़कने के बाद ये लोग कहें कि अब कोई उपाय नहीं, अब क्रांति होना चाहिए। तो उनका क्रांति का मेन मानना था कि सबको एक अधिकार होना चाहिए। इसको बोलते हैं समानता का अधिकार। क्या बोलते हैं? समानता का अधिकार। सबको समान अधिकार होना चाहिए। वहां ऐसा नहीं था कि वहां के जो मतलब देश है फ्रांस, उस पर किसी और देश का शासन था। जैसे हम लोग पर, हम लोग इंडिया पर शासन किसका था? इंग्लैंड का, अंग्रेज का शासन था। तो हम लोग में विद्रोह क्रांति जो भी होता था वो किसके खिलाफ होता था? अंग्रेज के खिलाफ। इसीलिए आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1942 में एक आंदोलन हुआ, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि हम लोग पर अंग्रेज का कब्जा था और हम लोग चाहते अंग्रेज से आजाद हों। तो वैसे ही इस पर थोड़ी किसी का कब्जा था, इस पर किसी का कब्जा नहीं था। ये सिर्फ ये चाहता था कि हम जो हैं वो समान रहें। तो समान कहने का मतलब सबका एक अधिकार हो। बात समझ गए? यानी फ्रांसीसी क्रांति का उद्देश्य था कि स्वतंत्रता नहीं, हमको किसी से स्वतंत्र नहीं होना है, आप राजा आप ही रहिए। लेकिन ये जो कंडीशन लगाते हैं कि आपको अधिकार है, आप टैक्स ले सकते हैं, इसको अधिकार नहीं है, टैक्स नहीं ले सकता है, एक कंडीशन में हटा दीजिए और हमको समानता का अधिकार दीजिए। किस का अधिकार दीजिए? समानता का अधिकार दीजिए। हम समान हैं, जो टैक्स कुलीन वर्ग देगा, जो टैक्स पादरी वर्ग देगा, वो हम ही देंगे। जो सुविधा कुलीन को मिलता है, जो सुविधा पादरी को मिलता है, वो सुविधा हमको भी मिले। वो यही चाहता था और कुछ नहीं चाहता था, और किसी बात को लेकर क्रांति नहीं था। उसके बाद राजनीतिक कारण क्या था? तो राजनीतिक कारण कहने का मतलब वहां के क्योंकि 3-4 कारण बताए थे ना, तो राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिक कारण था कि सबसे पहले राजा का निरंकुश था। राजा इतना निरंकुश था कि वो कहता था कि बाबू रे, हम जो बोल दिए वो कानून है। एगो तो राजा था लुई 14वां, वो बहुत ही खतरनाक राजा था, इतना निरंकुश था कि उसका कुछ कहना ही नहीं है। तो लुई 14वां कहता है निरंकुशता राजतंत्र का स्थापना सबसे पहली बात था। किसका? राजनीतिक कारण में। राजनीतिक कारण का सबसे खराब बात क्या था? कारण क्या बना कि ये जो निरंकुश राजतंत्र है इसको खत्म करो। पहले निरंकुशता खत्म होगी, राजा सबके बात सुनेगा, तो सबके बात सुनेगा तो सबके हित में काम होगा। तो सबसे पहले इसको खत्म करो, निरंकुशता राजतंत्र, ये इसका कारण बना। उसके बाद उसी समय लुई अगर 14वां की हम बात करें तो लुई 14वां जो कि राज किया था 1643 से लेकर 1715 तक। उसके बाद लुई 15वां आता है 1715 के बाद। तो 1643 से लेकर 1715 तक जब 72 साल राज किया और राज करता था, मतलब राज करता गया, और उस दरमियान इतना मतलब निरंकुश होते गया ही कि वो कहता था कि मेरा बोला गया हर एक बात कानून है। वो कहता था कि मैं ही राजा हूं और मेरा कहा गया हर बात क्या है? कानून है। ये बात कौन कहता था? लुई 14वां। कौन कहता था? लुई 14वां। तो लुई 14वां का ये बात सुन के वहां के राजा और भड़क जाता था। बोला कि ई का मतलब हुआ, मतलब आप जो कहें वो कानून है, तो मन करे जब कुछ बोल के कानून बदल दे। अभी कुछ मतलब कल कुछ, ये मतलब कानून है कि कुछ भी हो रहा है। और इस तरह के कानून इतना निरंकुश कि वो हमेशा किसके हित में देखता था? पादरी वर्ग के हित में देखता था और कुलीन वर्ग के हित में देखता था, आम जन के हित में देखता ही नहीं था। तो ये राजनीतिक कारण ही बना। और आगे देखें तो अधिकार पद वंशानुगत था, और अधिकार पद मतलब पदाधिकारी जो पद था वहां का अधिकारी, मतलब यहाँ का अधिकारी क्या है? डीएम, एसपी, डीएसपी, ये सब जो पद होता है वो सब पद अगर वंशानुगत कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? उसका कहना था कि पद से कोई मतलब नहीं है, पद कोई भी हो, प्रधानमंत्री बनना है कोई दिक्कत नहीं, प्रधानमंत्री आप बन जाइए। प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई मतलब नहीं कि आप कितना तेज हैं या कितना पढ़े लिखे हैं। आप जब प्रधानमंत्री बनिएगा तो खुद ही आप पद पा के उसके योग्य हो जाइएगा। बात समझे? यानी उसका कहना था कि आप नहीं भी किसी के लायक है ना, आप जब उस पद पर जाइएगा तो खुद ब खुद उसके लायक हो जाइएगा। कहने के मतलब कि आपको अगर दरोगा बनना है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वर्दी पहनिए, राइफल टांगिए, और राइफल टांगने के बाद गोली छोड़ने आ गया, दरोगा बन गए। मतलब वो इस तरह के कानून लाता था
इसी कानून को बोलते हैं अधिकारी पद वंशानुगत कानून। मतलब अधिकारी का जो पद था वो वंशानुगत था। अब मान लेते हैं कि अभी क्या है कि अगर किसी भी नौकरी के लिए हम लोग फॉर्म भरते हैं तो उसके लायक होंगे, उतना जानेंगे तब ना उसमें जाएंगे। लेकिन इसका कहना था कि नहीं नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। कौन है? पादरी है। पादरी है, खुद ही दरोगा है। तुमको क्या बनना है? वो मतलब डीएम बनना है, ठीक है। डीएम पद पर बैठ के तो डीएम लायक हो जाएगा, टेंशन मत लो, पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। मतलब ऐसा ऐसा उल्टा सीधा कानून लाता था, इससे और आम लोग नाराज था। बोला कि बताओ, कोई को कुछ ही बना दे रहा है, कह रहा है कि पद पर बैठ गया ना वो खुद ही उसके लायक हो जाएगा, बता। तो इससे जनता नाराज था। उसके बाद जब उसी समय लुई 14वां जो था, तो लुई 14वां जैसे खत्म होता है तो एक युद्ध होता है। उस समय एक युद्ध होता है। युद्ध की अगर बात करें तो युद्ध उत्तरी अमेरिका में। लेकिन उत्तरी अमेरिका में युद्ध क्यों होता है? कुछ तो वजह होगा। तो युद्ध होने का कारण क्या था कि उत्तरी अमेरिका में, जो अमेरिका था हमारा, हम जब मैप पढ़ाए तो बताया था कि बाबू मैप थोड़ा सा ध्यान रखना, ऊपर उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका था ना। तो उसमें कहा था कि उत्तरी अमेरिका में 3 देश, एक ऊपर में कनाडा, बीच में यूएसए और नीचे में एक, मतलब मैप का क्लास नहीं किया है ना, कदा कहीं क्या। मैप के क्लास में हम बताए थे। वो लगा सही बोल रहा है। तो देखो, बात कहने का मतलब कि हम पढ़ेंगे यूएसए और कनाडा, ये दोगो थोड़ा सा आपको यहाँ पे जाने की जरूरत है। और हमें दोनों के बात बताए थे, ठीक ना, यूएसए और कनाडा। अच्छा, यूएसए कनाडा में फ्रांस और इसका क्या मतलब? फ्रांस तो इधर था, इंग्लैंड ऊपर में था, है ना। तो कहने का मतलब यूएसए और कनाडा में फ्रांस का अधिकार था। फ्रांस यूएसए कनाडा पर अपना अधिकार बनाए हुए था। और ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये क्षेत्र यूएसए का अधिकार थी, फ्रांस का अधिकार क्षेत्र है। बात समझे? लेकिन दिक्कत की बात यह था कि ये जब फ्रांस का अधिकार क्षेत्र है, तो फ्रांस के अधिकार क्षेत्र पर मेन जो मक्खन वाला जो काम कर रहा है, जो मक्खन निकाल के खा रहा है, वो है इंग्लैंड। मतलब कोई देश पर अगर आप अधिकार किए हुए हैं तो मेन 2-3 चीज पर अधिकार करना चाहिए। पहला, क्या पर? वहां के जो इनकम सोर्स है उस पर। दूसरा, वहां के जो खनन वगैरह है उस पर। और ये दोनों पर अधिकार हो गया तो आप धनी हो जाएंगे। ई क्या किया, ये फ्रांस की सगरो अधिकार किया, लेकिन मेन सोर्स को छोड़ दिया। मेन सोर्स पर किसका अधिकार हो गया? इंग्लैंड का। और इंग्लैंड मेन बंदरगाह को कब्जा किया और समुद्र किनारे के तट को कब्जा किया और उस पर अधिकार बना के वहां पे बंदरगाह को डेवलप किया। और वहां पे जहाज जो आता था उस समुद्र किनारे 13 गो उपनिवेश बनाए। क्या उपनिवेश? तो कहें कि इंग्लैंड का अमेरिका में क्या उपनिवेश था? 13 उपनिवेश। लेकिन फ्रांस कनाडो पर अधिकार कर ले है, इंग्लैंडो पर अधिकार कर, यूएसए पर भी अधिकार कर ले है। लेकिन अधिकार यूएसए पर तो कर, लेकिन यूएसए पर अधिकार करने का कोई मतलब बनता है? मेन तो बंदरगाह पर अधिकार कौन किसका है? इंग्लैंड का। इंग्लैंड का है। तो इंग्लैंड क्या करता था कि जो भी जहाज है उससे टैक्स लेता था। उसके बाद अपना यहाँ पे जहाज उतारता, फ्रांसों के जहाज है उससे भी टैक्स ले, और जहाज से माल उतारता पूरा अमेरिका में बेचता, पूरा कनाडा में बेचता। इससे इंग्लैंड राजा होते जा रहा था। इस बात को किसको नहीं देखा गया? फ्रांस को। वो बोला कि हम इतना पर अधिकार किए हुए हैं, लेकिन हम इतना इनकम नहीं हो पा रहा है, मुझे इतना इनकम नहीं आ पा रहा है, ये 13 उपनिवेश पर अधिकार इतना इनकम कहां से? ये बात किसको नहीं देखा गया? फ्रांस को। अब फ्रांस क्या करता है कि इंग्लैंड को हटाने के लिए एक युद्ध करता है। क्या करता है? युद्ध करता है। तो इंग्लैंड और फ्रांस में युद्ध होता है और उस युद्ध में फ्रांस का कहना था कि 13 उपनिवेश अपने कब्जे में ले लेंगे। किसका कहना था? फ्रांस का। और जब ये युद्ध होता है तो इस युद्ध का नाम देते हैं, ये युद्ध कहाँ हो रहा है बाबूरे? अमेरिका में। कहाँ हो रहा है? अमेरिका में। और इस युद्ध का नाम देता है सप्तवर्षीय युद्ध। कौन सा युद्ध? सप्तवर्षीय युद्ध। जब सप्तवर्षीय युद्ध जब होता है, ये चलता है 1756 से 1763 तक।
और इस सप्तवर्षीय युद्ध में दिक्कत क्या होता है कि युद्ध तो चलते रहता है, इस युद्ध में फ्रांस बेचारा कमजोर पड़ जाता है और फ्रांस हार जाता है और इस 7 साल युद्ध चला, इसीलिए इस युद्ध का नाम क्या दिया गया? अच्छा, सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस, और इंग्लैंड फ्रांस के बीच में जब सप्तवर्षीय युद्ध होता है तो इस युद्ध में हार किसका होता है? फ्रांस का। किसका होता है? फ्रांस का। फ्रांस के जब हार होता है तो जब युद्ध लड़ने के लिए लोग जाता है तो इस युद्ध में उस समय जो राजा था वो राजा कौन था? लुई 15वां। कौन राजा था? लुई 15। क्योंकि आपको पता है, यहाँ पे थोड़ा सा चले तो 1743 से 1715 तक, सॉरी 1643 1715 तक तो कौन रहता है? 72 साल के लिए कौन? लुई 14वां। लेकिन युद्ध कब होता है? 1756 में। युद्ध कब होता है? 1756 में। तो 1715 तक लुई 14वां रहता है, तो 1756 में कौन रहेगा? लुई 15वां। अब 1756 से स्टार्ट होकर 1773 तक जाता है, सॉरी 63 तक, इसको बोलते हैं सप्तवर्षीय। 7 साल चलता है। कौन सा युद्ध? सप्तवर्षीय युद्ध। बात समझ गए? अब इस सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस बेचारा बुरी तरह से हार जाता है और फ्रांस में राजा कौन था? लुई 15वां। कौन राजा था? कौन सा वंश चल रहा था? बुर्बो वंश। कौन सा वंश? बुर्बो वंश। यानी फ्रांस में बुर्बो वंश के राजा लुई 15वां था और इस युद्ध में क्या होता है? ये बुरी तरह से हार जाता है। जब इस युद्ध में इसका हार होता है तो हार के बाद, अच्छा लुई 15वां के बारे में सोचा जानते हैं। हार के बाद लुई 15वां कहता है कि अब क्या किया जाए? अब तो वहां फेर में थे। ये कहावत हम लोग के देहात में कहावत है कि चाह ही रहा था कि अमेरिका हटे, सॉरी अमेरिका बोले हैं, कौन है? फ्रांस हटे। और तब तक फ्रांस खोता में हाथ लगा ही दिया, मारा, पूरा बेचारा फ्रांस का हो गया, उधिया गया। तो कहते ना है कि जब तक रोए के रहने तब ले आंखिए खुदा गई, वही वाला हाल हो गया। बेचारा रोवे के था, मतलब हटावे के चक्कर में आइए था, तब तक खुद ही युद्ध छेड़ दिया और खुद ही भागने पड़ गया, है ना। तो कहने के मतलब कि यहाँ अगर बात करें तो लुई 15वां के बारे में, लुई 15वां राजा कब बनता है? 1715 में। राजा कब बनता है? क्योंकि 1715 से राजा कौन रहता है? पहले लुई 14वां। उससे पहले राजा कौन रहता है? लुई 14वां। लुई 14वां ना। 17 से 15 के पहले राजा कौन रहता है? और 1715 के बाद राजा कौन बनता है? और 1715 से 1774 तक राज करता है, जो ये भी तो बुर्बो वंश का ही है, और राज करता है। इस युद्ध में हारने के बाद फ्रांस बेचारा कुछ नहीं कर पाया, जबरदस्ती युद्ध लड़ रहा था, कर्ज ले लेके लड़ रहा था, और इसके चक्कर में उसको 2 अरब लिब्रे, लिब्रे वहां का करेंसी है, वहां के रुपया को हम लोग क्या बोलते हैं? लिब्रे। क्या बोलते हैं? तो 2 अरब लिब्रे का कर्ज हो जाता है। कितना अरब लिब्रे का? 2 अरब लिब्रे का कर्ज हो जाता है। फ्रांस अमेरिका से जब युद्ध लड़ता, सॉरी इंग्लैंड से युद्ध लड़ता है, सप्तवर्षीय युद्ध, तो कितना अरब लिब्रे का कर्ज होता है? 2 अरब लिब्रे। अभी कर्ज बेचारा पर जब लदा जाता है तो लदाने के बाद घर आता है, बोलता है कि हम तो बुरी तरह से हार हो गए और ऊपर से कर्जों में चल गए। तब यही बात याद रखता है कौन? लुई 16वां। कौन याद रखता है? कहता है कि हमारे दादा कितना अच्छा राज करते थे, बाबू के बड़ी मार मारा है, लुई 15वां के मार के भगा दिया लोग। कहां से? अमेरिका से। अब मारा कौन? इंग्लैंड। कितना अच्छा राज कर रहा था वहां पे भी, आई गधा मारा है, इसको भी नहीं रहने देंगे। कहते हैं ना कि खेलम ना खेले देम, खेलवे बिगाड़ देम। वही हाल हो गया इसके साथ। कौन है हो? हेलो, हाँ नमस्कार, नमस्कार, बोलिए। बस 10 मिनट रुक जाइए, उसके बाद आपसे बात करते हैं, हम क्लास लेना, ठीक ना? ठीक, बस 10 मिनट। बात समझ गया? तो कहते हैं कि अब यहाँ आपके बात है कि खेलम ना खेले देम, खेलवा बिगाड़ देम वाला हाल हो रहा है। अभी कह रहा है कि जब हम अमेरिका से भगा दिया मार के, तो तू काहे रहेगा भाई, है ना? तू काहे रहेगा? किसको? इंग्लैंड के कह रहा है कि जब हम भाग गए तो तू काहे रहेगा। तो एक आ जाता है ईगो वाली बात।
ईगो वाली बात कहा जाता है कि अब ये चाहता है कौन, फ्रांस, कि अब कोई तरह से अमेरिका से किसको भगाना है, इंग्लैंड को। अब इंग्लैंड को भी कैसू भगाना है। तो इंग्लैंड के भगावे के चक्कर में क्या करता है कि कहता है कि चलो अब हम लोग कहां चलते हैं, लड़ाई करवाते हैं। पहले तो अमेरिका को फुसलाते हैं, अमेरिका के अंदर आग भरते हैं कि बताओ ये छोटा सा देश से तू लोग इतना बड़का देश होके अब गधा अपने पर अधिकार करवैले है, पहले इसको मारो। किसको आग भरा, अमेरिका को, अमेरिका को आग भर रहा था। इसी बीच में आग तो सुलग जाता है। अब आग सुलग जाता है, लेकिन ये क्या था ना, देखो जब जवान कोई राजा बनता है ना तो थोड़ा सा अपना ईगो दिखाता है। और लुई 15वां के बाद जब लुई 16वां आया तो सबसे बड़ी खराबी उसमें ही था कि वो कम एज में राजा बन गया था। 20 साल के लड़का अगर राजा बन जाए, अगर तू ही 20 साल के मान लेते हैं कि कोई है, और उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो पता है ओकर लेवल क्या रहेगा, मतलब ओकर समझ रहा है ना, गांव के मुखिया होता है, ओकर बेटा का देखना कहता है मुखिया के बेटा है, और साइकिलो चलाता है तो लगता है स्कूटर ऐसा है ना। तो जब गांव के मुखिया के बेटा से नहीं आर हो रहा है, ये 20 साल का लड़का के प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो तू ही बताओ अगर लेवल का रहेगा। अब ये कह रहा है कि अब हम छोड़ेंगे क्या है। ये 20 साल के उम्र में ही क्या बन गया था, फ्रांस के राजा बन गया था। और इसका जन्म कहाँ हुआ था, वर्साय में। कहाँ हुआ था, वर्साय में, फ्रांस के वर्साय में। लेकिन इसी बीच में राजा बनने ही वाला था। घूमते घूमते पूरा राज्य में घूमते रहता है, घूमते घूमते जाता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के नाम सुने हो ना, याद कुछ आ रहा है। अब राजा के बेटा है, छोटा है, अभी घूम रहा है आराम से, है ना, घूम रहा है। ऑस्ट्रिया जब जाता है तो ऑस्ट्रिया के वो राजकुमारी होती है, कौन होती है, राजकुमारी। राजकुमारी का नाम क्या होता है, अंतुआनेत। का नाम होता है, अंतुआनेत। अंतुआनेत से पता ना इसको कौन सा क्या खिया पिया देता है, क्या कर देता है। कहता है कि ब्याह करेंगे, किससे, ऑस्ट्रिया के राजकुमारी से। किससे, ऑस्ट्रिया के राजकुमारी से। और जब ऑस्ट्रिया के राजकुमारी से ब्याह करेंगे, इसको पता नहीं था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमारी के खर्चा उठाना सबके बस के बात नहीं है। आई बेचारा खाली खजाना के राजा है। खाली खजाना मतलब समझते हैं, पहले ही से 2 अरब लिबरे के कर्ज है और उसका राजा बनल है। और ला रहा है किसको, जैसे कहने के मतलब कि गरीब आदमी है, किसी तरह से उसको एरोप्लेन मिल जाए। एरोप्लेन के रखने चलाने का खर्चा कम से कम मंथली आता है 5 लाख रुपया, 4 लाख 5 लाख। तो बताओ गरीब अमीर होगा कहियो एरोप्लेन से, वो और गरीब हो जाएगा। यही दिक्कत हो गया इसके साथ बेचारा के। एक तो ऐसी 2 अरब लिबरे का कर्ज है, और ऊपर से शादी कर लिया मेरी अंतुआनेत से। और मेरी अंतुआनेत इतना खर्चीली, इसका नामे था, मतलब पूरा राज में है। कहीं लड़ी अरे तो वहां से निकल के पीछे चल जाओ ना, शांत रहोगे। अब यहाँ क्या होता है कि मेरी अंतुआनेत इतना खर्चीली है, इतना खर्चीली है कि इसका लेवल नहीं है। इसका नामे होता है मिस खर्चीली। इसका नाम क्या रहता है, मिस खर्चीली। इतना खर्चा करते इसका नामे क्या हो जाता है, मिस खर्चीली। और उससे ब्याह कौन कर लेता है, लुई 16वां। कौन करता है, कहने के मतलब कि कंगाली में आटा गिल हो गया एकर, है कि ना। बेचारा के पहले ही से कर्जा था, ओकरा ऊपर से ब्याह, और वो मिस खर्चीली से। लगता है तोरा छोड़ेगा, ये पूरा कंगाल करके मानेगा। अब इसी बीच में ये कहता है कि चलो कर्जा है तो क्या हुआ, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं। किसको, इंग्लैंड को। अब कहता है किसको, अमेरिका को। कोई देख, तोरा तरफ से हम हैं, तू टेंशन डाल ले, तोरा तरफ से हम हैं, कोई दिक्कत होगा हम हैं, ठीक ना। कौन कहा, फ्रांस। किसको, अमेरिका को। और ये बात कह के लफायते को भेज दिया कि तू टेंशन, तू सेना लेके जाओ। लफायते किसका सेनापति था, फ्रांस का। किसका था, लफायते के बोला कि जितना खर्च पड़े तू टेंशन न, तू जाओ अमेरिका की तरफ से युद्ध करो। अमेरिका युद्ध छेड़ दिया, किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड को पता लगा कि अरे दादा ये तो युद्ध छेड़ दिया,
तो इंग्लैंड भी अपना सेना भेज दिया, नेतृत्व किसी नेतृत्व में, कर्नवालिस के नेतृत्व में, बोला कि जाओ अब जब युद्ध हो ही रहा था कर लो। लेकिन इसको ये पता नहीं था कि फ्रांस भी आ रहा है। जब इसको यहाँ आया युद्ध लड़ा, देख रहे हैं फ्रांस, तो एक बेचारा हालत खराब, बोला कि अब तो हारने के अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छा टीका, लड़ा खूब अच्छा से। और फ्रांस क्या कर रहा है कि तू टेंशन ना लो, जितना चाहिए बोलो, हथियार देंगे, भले हमारा पर कर्जा हो जाए। ये कर्जा पहले था 2 अरब लिबरे, वो 8 अरब लिबरे आओ बढ़ा लिया। अब कर्जा कितना कर लिया? 10 अरब लिबरे। आ कह रहा है कि हुआ तो हुआ, जीत गया ना हो, दिक्कत क्या है? आ युद्ध कौन जीता? अमेरिका। ईगो समझ गया कहां तक ले गया इसको। 10 अरब लिबरे कर्ज में चल गया। खुशी इस बात का नहीं है, वो खुशी मना रहा है कि हम जीत गए। अरे गधा, तू कहां जीता? जीता कौन? अमेरिका। आई खुशी मना रहा है कि हम जीत गए। बताओ, 10 अरब लिबरे जब कर्ज चढ़ गया, तब जब आता है अपने राज में तो कहता है कि बताओ, राजा को हेल्प नहीं करेगा तू लोग? तो बोलता है कि तोरा कौन बोला था वहां जाके लड़ेला? तू कितना अच्छा अपन घर में था, तो तोरा कौन बोला था वहां जाके लड़ाई करो? बीवी के बोलता है कि एक काम करो, तू खर्चा अपन थोड़ा कम करो, तो 2 झरुआ। बोलता है कि तोरा कौन कहता हमारा ब्याह के लावेला? हम कितना अच्छा अपन नैहर थे, है ना। और बेचारे दोनों तरफ से फंस जाता है। अब करे तो क्या करे? तो अभी सोचता है कि अब आम जनता है जिस पर थोड़ा सा टैक्स और बढ़ा दो। आम जनता पहले ही से खिसियाल है कि एक तोरे गधा तो पादरी को टैक्स नहीं लेता है, कुलीन को टैक्स नहीं लेता है, खाली हमरे से टैक्स लेता है। तो आम जनता खिसियाएगा। तब बताओ, क्रांति न होगा तो क्या होगा? क्रांति न होगा तो क्या होगा? अब यहाँ से क्रांति के बीज बो दिया गया है और क्रांति होना तय है। तो लड़ाई अब कल करवाएंगे, है ना। आज के क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए।